नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद 1966 में। और मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में सड़क सिर्फ एक सुविधा नहीं होती, बल्कि विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन की जीवन रेखा होती है। इस शुक्रवार मुझे अपने पैतृक गांव ग्राम खुरडी, जो कि तहसील भिकियासैंण में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान मैंने मरचूला भिकियासैंण चकोटिया गैरसैंण मार्ग का भी दौरा किया था। करीब 6 महीने पहले इस सड़क की जो स्थिति थी, आज भी लगभग वही स्थिति दिखाई दे रही थी। सड़क जहाँ-जहाँ खराब है और डामरीकरण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के डामरीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। यह भी चर्चा है कि कार्य का जिम्मा जो कि एनबीसीसी को दिया गया है, लेकिन जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ। तो आखिर सवाल यह है कि पैसा आया तो काम क्यों नहीं शुरू हुआ? आखिर जिम्मेदार कौन है? जनता को कब तक राहत मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तराखंड के विकास की बातें जमीनी हकीकत में कब बदलेगी? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और जन सरोकार के मुद्दों को लगातार उठाने वाले और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका उत्तराखंड संवाद 1966 में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार ओम प्रकाश जी, धन्यवाद जी। रावत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आज मरचूला भिकियासैंण चकोटिया गैरसैंण मार्ग की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या सड़क की वर्तमान हालत स्थानीय लोगों, छात्रों, मरीजों और यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है? जी, उत्तराखंड संवाद 1966 के सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार। जो स्थिति बताई आपने कि आपने 2 बार आपने विजिट किया वहां का, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 महीने के अंदर इस रूट का 2 बार विजिट मैंने भी किया है। कैसे, मैं जब रामनगर अपने गांव से रामनगर को जा रहा था, तो वहां पर मैंने मानिला रोड से गया, तो मरचूला वाला जो साइट है उसको मैंने देखा, कुछ लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी ये रोड फिलहाल ऐसी है। और उधर से वो आ रहे थे बंदरान और नागतल्ले गांव से कुछ लोग आ रहे थे, वहां रिजॉर्ट वगैरह बन गया। अब ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जरा सा ब्रीफ करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने गांव नौला ग्राम पंचायत तहसील भिकियासैंण के नजदीक से मैं आप इस समय बोल रहा हूँ। देखिए, मरचूला भिकियासैंण गैरसैंण जो रोड हमारी है, ये इबन बद्रीनाथ को जा रही है। तो इसके जो डामरीकरण जो पेंडिंग है, वो पिछले करीब एक साल 1.5 साल से पेंडिंग है। तो इसमें रोड का कटान वगैरह सब कुछ हो चुका है, और इसमें काफी जो बड़ी गाड़ियां, यानी बुलेरो टाइप की जो गाड़ियां, थार टाइप की, वो जा रही हैं। उसका कारण क्या है? छोटी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, और या उससे बड़ी गाड़ियां भी नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि इसमें वो बता रहे हैं कि 70% का कार्य हुआ है और 30% अभी पेंडिंग है। तो इसमें अब ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद ये पता चलेगा कि भाई इसमें कौन कौन सा काम नहीं। एक तो यही शिव मंदिर के पास में है, जो कि जहाँ पानी का प्रेशर है, वो ऊपर से पानी आता है, मानिला साइड से एक गदेरा आता है, तो उसमें से गाड़ी को ले जाना पड़ता है। अभी जब बरसात का मौसम आएगा तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा, और जनरली उसको पार करना मुश्किल होगा। एक पुलिया वहां बननी है, एक पुलिया कुछ आगे तराड़ के पास में कहीं बता रहे हैं कि वहां बननी है। 2 पुलिया हैं ये। उस पुलिया का तो मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं है कि क्या उसमें हुआ था करके। और इसमें अभी खड्डे ऐसे वैसे हैं। उसका कारण क्या है कि स्वेलिंग एक बार कर दी गई थी, फिर उसके बाद लास्ट ईयर की जो बरसात आई है उसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुआ। लैंडस्लाइडिंग होने से अभी इधर मैंने ये शिव मंदिर की साइड जो भिकियासैंण का सबोली वाला एरिया है, यहाँ से देखा तो इसमें भी अभी इन्होंने मलबा नहीं हटाया है। तो लास्ट ईयर का जो मलबा, जो करीब करीब पिछले साल इसी टाइम पे जुलाई अगस्त की बात थी, जुलाई में काफी बारिश हुई थी और जून 15-20 के बाद ही स्टार्ट हुई थी, तो उसका भी मलबा नहीं हटाया।
तो वो मलबा यदि हट जाता है तो ऑलमोस्ट यानी कि डामरीकरण की प्रक्रिया एक किस्म से स्टार्ट होगी। अब जो वस्तु स्थिति ये है और उसमें जो सभी लोगों को परेशानी है, क्योंकि ये बताया गया है कि 36 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है 36 से 39 किलोमीटर का, जिसमें से कि यानी जो बिजनेस वाले लोग भी वेट कर रहे हैं और साथ में शॉर्टकट जाने वाले। देखिए अभी इस समय पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, सब चीज बढ़ा है, काफी पेट्रोल आपको बाहर से भी मिलता है। उससे क्या होता है कि ये इसका डिस्टेंस भी कम हो जाता है, इसकी स्पीड भी बढ़ती, तो उससे क्या है माइलेज भी अच्छा देता। तो ये कितना पेट्रोल, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, ये सब काफी दूरी तय करके जा रही है। तो जितना जल्दी ये बन सके और जितना जल्दी इसका डामरीकरण हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये अभी परेशानी है और ये कब तक होगा इसके बारे में अभी पता कुछ चला है कि ये जल्दी होगा, लेकिन मॉनसून भी जल्दी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसको 4 महीने करीब करीब लग जाएगा। जी दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी लास्ट वीक की बात है, फ्राइडे या सैटरडे को मैं अपने उत्तराखंड गया था। तो वहाँ पे मैंने और रावत जी ने, हम दोनों ने मिलकर वहाँ पर विजिट करी है, जिसकी वीडियो में क्लिप जो है आपको जरूर दिखाऊंगा इस चैनल पर, और आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस पे कितना टाइम लग सकता है और अभी कितना काम बाकी है। स्टेट हाईवे, न्यू स्टेट हाईवे कनेक्टिंग बिक्यासेंग टू मरचुला, शॉर्टेस्ट रूट 36 से 39 किलोमीटर के बीच में काम स्टार्ट हो रहा है। और ये मलबा हटाने का काम, ये डबल रोड मानी जाएगी और ये अच्छा चल रहा है। हम यार आज गाड़ी बाय रिस्क ये ले ही आए यहाँ पे, तो ये काम तो काफी अभी ऐसे करके आपको ये पता चल रहा है कि मथुरा से बिक्यासेंग तक की दूरी है 36 से 38 किलोमीटर की। तो वो कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर पहले होगा, तो वो मथुरा से होगा, मथुरा से ऊपर ऐसे होगा। और ये अभी तो हॉटनेस प्लांट भी लगा नहीं लगा पुल है, ये वाला गधेरा, हाँ ये वाला गधेरे में पुल बनाना, और ये आगे है 3 गधेरों में पुल। तो तब तक वो राफ्ट तो बना सकते हैं, जैसे वो ससुराल में है ऐसे ससुराल में जाने का है ना, पानी बहता रहता है, वो बन जाए तो सीमेंट का तब तक, लेकिन पुल तो बनाना पड़ेगा। ये खतरनाक है और वो ये अमृतसर के बगल में वो, और हमारे गांव से आती थी एकदम मान लो वो अपने गांव को निकलती है। ये मैंने सुना कि ये इसमें भी डामर हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ेगा तो ट्रैफिक है, जैसे ट्रक वरक सब इधर से जाएंगे, ये जनरल मिलाएंगे, नहीं ये जनरल ऐसे मिलाएंगे, ये इसमें नहीं जाने देंगे। जगहों पे जरा वो छोटा नहीं है वहाँ पे भूमि थान के छोटी रोड है ना वहाँ पे, उसको जब तक चौड़ा नहीं करेंगे तो ये ट्रैफिक बढ़ेगा। अब ये हेमकुंड वाले भी आएंगे, बद्रीनाथ वाले भी आएंगे, केदारनाथ वाले भी आते रहते हैं। हेमकुंड वाले भी गए यहाँ से, हिंदुल वाले नहीं उधर से जाते, रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, रोड डामरीकरण हो जाएगा तो तब जाके। अब दूसरी बात है मानसून आ रहा है, अब ये डामरीकरण कहाँ से करेगा अभी, है ना, 1 महीना तो छोड़ दीजिए, समझ लीजिए अभी के मतलब सोलिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग चलेगी, हाँ सोलिंग करके 50,000 खड्डे मड्डे भर भूल के अपना सोलिंग कर सकते हैं। तो हमारे ये गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ी आ जाते हैं काम करता छोटी गाड़ी, बोलेरो टाइप की गाड़ी है। ये कोई मैंने सुना था कि तराड़ के पुल तक जाता है, तराड़ के पुल से आगे तक पहुँचे जो 2 व्हीलर स्कूटर लेके वो अंदर आप पहुँच जा रहे हैं। और ये फुल गाड़ी है, गधेरे में तराड़ से पहले है वो, हाँ तराड़ से आगे, तराड़ से उधर को है इधर को है, तराड़ के सेंटर में है। अच्छा तो बीच में तो वो जा रही है तराड़ के पुल तक, गाड़ी
आगे ना जाते तराई की गाड़ी इधर से आ रहे आ रही है हाँ तराई के जगह आते हैं ऑटो मोटर वो छोटी वाली गाड़ी छोटी वाली निकल जा रही है छोटी वाली निकल जाती है मारुति से निकल रही है हम आते छोटी गाड़ी निकल जाते हैं सर अच्छा और यहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जाती है बड़ी गाड़ी के लिए रावत जी, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के डामरीकरण के लिए धनराशि तो स्वीकृत हो चुकी है, पर यह भी चर्चा है कि कार्य एनबीसीसी को सौंपा गया है। यदि यदि यह सही है तो आखिर आज तक डामरीकरण का कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ? देरी की असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये बात आपने सही की है कि एनबीसीसी को मिल गया है। एनबीसीसी बहुत बड़ी कंपनी है, एक किस्म से मिनी रत्न है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर आती है, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। और इसने गैरसैंण का जो विधानसभा भवन बनाया है इसी ने बनाया है। और जो एम्स, जो नई दिल्ली में एम्स के सामने जो टावर है जिसमें हम भी रह के आए, तो वो सारे टावर जो किरवी नगर के जो एनबीसीसी के कॉम्प्लेक्स हैं वो सारे इन्होंने बनाए हैं और बहुत अच्छे बने हैं, उन्नत। तो इनकी क्वालिटी है और मतलब हर चीज में अच्छा मान सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है इनका, और सही जो निर्माण कार्य के लिए, तो निर्माण कार्य चाहे भवन का हो चाहे सड़क का हो, दोनों चीजें होती हैं। और ये जहां ये लोग मतलब भवन बनाते हैं उसके दोनों साइडों में सड़क का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसे ऐसा बताया जाता है कि जैसे दिल्ली मेट्रो में ये काम करते हैं सड़क वगैरह बनाने का, सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसमें भी इन्होंने एक सहायक कंपनी के रूप में एल&टी वगैरह को सारी इन्होंने मदद की है। तो अब क्या है कि इसका जरा सा एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको देता हूँ। ये जब रोड को स्टार्ट किया गया था उस समय माननीय जो सुरेंद्र सिंह जीना जी सल्ट के एमएलए, क्योंकि सल्ट क्षेत्र में सारी रोड आ रही है 36 से 39 किलोमीटर के बीच में, तो उस समय 2017 के आसपास इसको प्रारंभ किया गया था। और टेंडर प्रक्रिया जो भी हुई उसमें सबसे पहले इसको लिंक रोड बनाया गया। अब उसको लिंक रोड क्यों बनाया गया? लिंक रोड होता है कि यहाँ से वहां तक, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर बनाने जा रहा है, कोई 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, इसे लिंक रोड कहते हैं। अब इसकी दूरी ना बढ़ती गई तो ये हो गया, ये तो 36 किलोमीटर हो गया, इन्होंने सोचा है वहां से वहां लिंक करेंगे, तो बाद में इसका बजट बढ़ाना पड़ा और कुछ ठेकेदार वगैरह भी काफी इधर उधर चले गए, दूसरे ठेकेदारों को और मिला। तो लास्ट में जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये आ गई तो उस समय इसका बजट और बढ़ गया। तो उसके बाद ये रामू जमनाल जी ने इसकी कटिंग वगैरह की, तो ये ऑलमोस्ट रोड कर चुकी। अब क्या हुआ कि इसका स्टेटस फिर चेंज हो रहा है। अब ये जो पब्लिक की बहुत ह्यूज डिमांड हो रही है, जबरदस्त, तो इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट जुड़े हैं। इसका नाम जुड़ गया बद्रीनाथ और केदारनाथ और हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर के रूट के साथ। और दूसरा मरचुला से धारचूला, तो इस रूट को इन्होंने स्टेट हाईवे में डेवलप करने की बात की। तो इसका पीडब्ल्यूडी के उसमें क्या कि बजट भी बढ़ जाता है, स्टेटस भी बढ़ जाता है। जैसे कि सल्ट क्षेत्र में शायद 3-4 जो एक असेंबली सीट में शायद 3-4 कुछ होनी चाहिए, ये उससे ज्यादा हो जा रही है, यानी कि स्टेट हाईवे जो जैसे उनका डोटियाल से लेके वहां तक के भी शायद स्टेट हाईवे है, ये देघाट तक का, और इधर से जनरल से देघाट का भी स्टेट हाईवे है। अब ये तीसरी या चौथी रोड ये बन जाएगी, तो इसमें ये मैनला क्षेत्र का ये भी शायद स्टेट हाईवे है, मुझे लग रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो अब ये कि एनबीसी इसकी गुणवत्ता के कारण से एनबीसीसी को टेंडर दिया गया, जबकि इसमें बताया गया था प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये वहां यहाँ के लोकल एरियाज के लोगों को मिलना चाहिए था, जिसमें एक प्रक्रिया में ये होती है कि इतना बड़ा ठेकेदार होना चाहिए, उसके पास इतना एसेट होना चाहिए और इसकी बैंक गारंटी इतनी होनी चाहिए, तब जाकर के उसको मिलता है। तो उसके लिए एनबीसीसी को दिया गया कि एक अच्छी रोड बनाई जाए और साफ सुथरी रोड। तो उसका जो बजट प्रक्रिया आने में, उसका जो पैसा आने में जरा टाइम लग गया। मार्च यानी अप्रैल में जो पैसा आया है, तो मई में इन्होंने प्रक्रिया स्टार्ट की है। तो अब ये ऑलमोस्ट जो टेंडर वगैरह सब रिलीज हो गए हैं और यानी कि इशू हो गए हैं, और जिसको मिलना था अब फाइनली ये 15 जून के बाद ये पता चला था कि ये कभी भी कार्यक्रम स्टार्ट हो सकता है। और उसके बाद एक लाइन उन्होंने लिख दिया था, डिपेंडेंसी ऑफ द मॉनसून, यानी मॉनसून की रेन स्टार्ट होने की यहाँ संभावना होती है कि जैसे आपको पता है कि जिम कॉर्बेट में भी 15 जून से
जिम कॉर्बेट को बंद कर देते हैं। तो जून जुलाई अगस्त ये लगातार 2-3 महीने बहुत ज्यादा भयंकर होते हैं। तो यहाँ पे भी वो जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये इधर का क्षेत्र में बारिश होती है, तो इसमें एक चीजें ये भी पता चली है कि भाई 20 किलोमीटर का हॉट मिक्स का जो प्लांट लगाया जाएगा, यानी 20 किलोमीटर या 40 किलोमीटर यानी 36 से 39 किलोमीटर है, तो 2 प्लांट इसमें शायद लगेंगे। और गवर्नमेंट ने इसको कुछ और भी अमेंड किया है ये जो हॉट मिक्स प्लांट के बारे में, कि 10-10 किलोमीटर की अंतराल पे ऐसे प्लांट लगाए जाए। उसका रीजन क्या हो रहा है कि मरचूला क्षेत्र में यदि हॉट मिक्स प्लांट का बहुत बड़ा प्लांट लग गया तो उधर के साइड में एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो जो रिजॉर्ट वालों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कह रहे कि हमारा टूरिस्ट यहाँ से भाग जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चीजें सामने आ रही है, तो इसलिए भी कई चीजें हो रही है। गवर्नमेंट ने अब इसको एक रास्ता निकाल दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा 10-10 किलोमीटर की दूरी पे छोटे छोटे हॉट मिक्स प्लांट लगाए जाएंगे, चाहे अब उनकी लागत बढ़े या कुछ भी हो, क्योंकि एनवायरनमेंट की दृष्टि से ऐसा करना पड़ेगा टुकड़ों में। तो पहला जो 1 से 20 किलोमीटर का या 110 किलोमीटर का, वो बता दें कि वो मरचूला साइड से ही स्टार्ट होगा, जो जब भी कार्यक्रम स्टार्ट होगा। जी रावत जी, यह मार्ग केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। खराब सड़क का असर स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। मैं इस रोड को बिजनेस वाली रोड भी कहता हूँ। टूरिज्म सेक्टर की तो बात सही है, मेन बात जो मेडिकल सेक्टर है। देखिए, हमारे यहाँ हेल्थ व्यवस्था बहुत ही धराशायी है। चाहे आप कहीं के भी लगा लीजिए, चाहे आप रामनगर का, हल्द्वानी का और अपने भिक्यासैन का या चकोटिया का। चकोटिया में तो बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। चूंकि रोड कनेक्टिविटी हम दिल्ली की बहुत आसान चाहते हैं, बहुत, जिससे कि 4 घंटे 5 घंटे में, 5 या 6 घंटे में दिल्ली पहुंचा जाए। तो चाहे पेशेंट को लेने जाना, चाहे इस तरह से। और बाकी क्या है कि यदि ये रूट खुल जाता है जल्दी, जितना भी होगा, इस साल नहीं खुलेगा तो अगले साल खुलेगा ही, ये पक्की बात है। तो उसमें टूरिज्म सेक्टर तो काफी बूस्ट करना ही है। उसके साथ साथ में जो धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यानी टूरिज्म सेक्टर में 2 टाइप की यात्रा है। एक तो टूरिस्ट जो जिम कॉर्बेट तक आता है, वो अब मरचूला तक आने लग गया है। कभी टाइम आएगा कि आप वो टूरिस्ट शायद भिक्यासैन तक आ जाएगा, और कुछ टाइम के बाद वो चकोटिया तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद एक धार्मिक यात्रा भी स्टार्ट हो जाती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब वैली ऑफ फ्लावर की। तो ये धार्मिक यात्राएं स्टार्ट हो जाती हैं। जो अभी ऋषिकेश वाला, जो ऋषिकेश हरिद्वार में है, इतना जाम की स्थिति है। और इवन जो देहरादून से वो भी खोला है इन्होंने, वो देहरादून जो दिल्ली देहरादून हाईवे, सुपर हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, वो उसका भी सारा भीड़ जो है ऋषिकेश में पहुंच रही है। वो तो उससे क्या हो रहा है कि देहरादून भी जाम है, वो भी जाम है। तो उस जाम को खत्म करने के लिए यहाँ पे इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए इस रूट को बनाने की बात हुई थी। अब ये रूट में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये समझ नहीं आया। पिछले 1.5 साल से इसमें स्वेलिंग में टाइम लगा, और भी कटान में टाइम लगा पहले, और स्वेलिंग में टाइम लगा, और टेंटीकरण में मतलब, और भी ये क्या ना, डामरीकरण में आपका इतना टाइम लग रहा है। चलो, डामरीकरण का पैसा आ गया है, अब मानसून के टाइम पे आया है। तो मान लीजिए, मैं समझ रहा हूँ कि इसको मैं कोई टेक्निकल तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि ये 4 महीने इसको लग जाएगा। तो 4 महीने का मतलब अभी आपका 2 महीने तो ये मानसून का टाइम है, तो ये गई 6 महीने। 6 महीने का मतलब दिसंबर तक आपको ये रेडी मिलेगी। तो ये माना जा रहा है। और जो टूरिज्म सेक्टर वाले, उसमें चाहे वहां पे जो प्लॉटिंग से लेकर के, यानी कि टूरिस्ट का आने जाना, अभी कई टूरिस्ट तो ये रेडी है कि हम थार ला सकते हैं, कैसे ला। अभी आपको पता है कि इस क्षेत्र में आने के लिए जो हेमकुंड साहिब के यात्री आ रहे हैं, उनको कम से कम 4-4.5 घंटे में पहुंचते हैं वो, ये कहाँ पर, भिक्यासैन तक। और इसके बाद अभी ये 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ से एक आदमी ने मुझे बताया कि वो उसको थार को लेके गया, तो उसको जरा टाइम लग गया, क्योंकि कुछ जगह पे रोड इतनी मतलब टूटी फूटी रोड रखी है, क्योंकि उसमें अभी तो बहुत कुछ काम करना है उसमें। तो वो उसको रुकना पड़ा, और दूसरी गाड़ी इधर को आ रही है, पास हो रही है,
अभी हमने भिक्या सेन के यहाँ पे देखा शिव मंदिर के पास में, जो हम आगे सबोली से आगे जा रहे थे, तो वहां पर भी 2 गाड़ियां पास होना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक साइड में बहुत मलबा आया हुआ है। रोड छोटी नहीं है लेकिन मलबा आया, मलबे को तो हटाया नहीं गया, वो पिछले साल का मलबा पड़ा हुआ है। अब उसका वो क्या कर रहे हैं, हमने पिछले साल भी बोला था इनको कि इसमें जैसे ही ये बरसात खत्म हो जाती है, ये इसके बाद ये कर देना चाहिए। रिक्वेस्ट है, मैं तो वीडियो के मार्फत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे के लिए भी आप रास्ता क्लियर कर दीजिए। तो हालांकि ये कुछ काम तो ऐसे चल रहा है, और टूरिज्म सेक्टर इसको एक नुकसान हो रहा है, आम आदमी को नुकसान हो रहा है, मेडिकल सुविधाओं वालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा मेडिकल का, मेरा खुद का भी केंद्र सरकार से मैं रिटायर हूँ, तो मेरा मेडिकल सुविधाएं सारी दिल्ली में है। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम लगता है, कुछ लगता है तो मुझे भी दिल्ली जाना होगा। तो इस तरह से मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए, और टूरिज्म सेक्टर तो है बिजनेस वालों के लिए, और उनको बिजनेस का है। रावत जी, जनता जानना चाहती है कि इस देरी के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? संबंधित विभाग, कार्यदायी संस्था, प्रशासन या फिर जनप्रतिनिधि? क्या जनता को परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए? देखिए, प्रश्न आपका सही है। आप आरटीआई के थ्रू भी पूछेंगे। मैं तो आपको एक बात क्लियर कह दूं, मेरी आप वीडियो देखते हैं, मैं जब भी आता हूँ मॉर्निंग टाइम में, कहीं भी मैं रोड के किनारे चले जाता हूँ, पूछ लेता हूँ पब्लिक से। मैं आजकल पब्लिक से पूछता हूँ, और छोटे बच्चों से, उनसे भी पूछ लेता हूँ। लेकिन और आम आदमी जो वो कहते हैं यार इनका कोई वैल्यू नहीं है, मैं उन्हीं की वैल्यू समझता हूँ। देखिए, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं, वो कहेंगे जी बिल्कुल काम हो जाएगा। जनप्रतिनिधि तो कहेंगे 24 घंटे में काम हो जाएगा। चलो, ब्यूरोक्रेट तो ये कहेगा यार इसको 2 महीने 4 महीने लगेगा, लेकिन वो ऐसा बोलेंगे, तो उनके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? तो जनप्रतिनिधि तो मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है ही। उनको या तो वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी का देरी है उसका क्या कारण है, और बाकी सबसे महान गलती जो हम लोग सह रहे हैं वो है। उसका एक कारण और भी मैंने जहां तक ये पता किया था, मैं आपको ये ऑफिशियली बताऊं या अनऑफिशियली बताऊं ये समझ नहीं आया मुझे, कि मैं आपको वास्तु स्थिति बता रहा हूँ पब्लिक की। उन्होंने बोला कि इसमें जो बात हो रही है, देखिए तड़कताल झील भी बनने जा रही है, चकुटिया में एयरपोर्ट भी आ रहा है, कौसानी वाला रूट भी जोड़ रहा है। और अभी आपको एक और बात बता दूं, जब से कैची धाम का जाम को इन्होंने डाइवर्ट करना स्टार्ट किया है, मुरादाबाद से ही डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ लोगों को, दोराट वालों को और बागेश्वर वालों को भी काफी कुछ पता लग गया। चमोली वालों को भी पता लग गया कि वो ऋषिकेश से जाने की बजाय इधर से चले जाएं। तो ये रूट पता लग गया कि ये रूट अब ये खुलने वाला है। ये जो एग्जिस्टिंग पुराना रूट है, चाहे घूम के जा रहा है, तो ये अब इसमें गलती हम लोग सहन कर रहे हैं। हम कोई ना तो गवर्नमेंट को ईमेल भेजते हैं, ना कहीं की वीडियो बनाते हैं, सिर्फ 2-4 शब्द बोल देते हैं कि यार ऐसे हो जाता। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया बागेश्वर का भी नाम बताया, चमोली का भी नाम बताया, दोराट का नाम बताया। तो इसमें क्या है, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो 36 किलोमीटर से 39 किलोमीटर का, ये सल्ट विधानसभा में आ रहा है। तो सल्ट विधानसभा का एक कॉर्नर का एरिया है ये, तो जिसमें कि सामने भिक्या सेन रानीखेत विधानसभा है, तो और आगे चौखटिया दोराट विधानसभा है। एक साइड में आपको मिलेगी कर्णप्रयाग से लेके गैरसैंण वाली विधानसभा। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमारे सल्ट वालों को तो कोई फायदा नहीं है। अब फायदा है कि नहीं है मुझे पता नहीं है, कि कुछ ही एरिया को फायदा है। तो इसमें जो 3-4 विधानसभाएं हैं, जैसे भिक्या सेन का क्षेत्र को, और उसके बाद दोराट वाले क्षेत्र, चौखटिया वाले क्षेत्र, चमोली वाला, कर्णप्रयाग वाला क्षेत्र, इनको फायदा होने जा रहा है। इनको सबसे ज्यादा फायदा, ये सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक असेंबली वाला हिसाब आ जाता है, तो उनको लग रहा है कि मैं पूरा सल्ट यहाँ से लेके वहां तक फैला हुआ है, सल्ट का कुछ क्षेत्र को तो फायदा है। तो ये भी मैंने बात सुनी थी। अब ये बात कहाँ है, तो मैंने तो ये बातें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक की भी पहुंचाई है। और दूसरी बात एक और भी है इसमें पता चली है, जो शायद एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से और बहुत बड़े नेताओं से भी बात निकली है, कि उन्होंने कहा है कि ये रोड के खुलने से शायद हरिद्वार ऋषिकेश वालों को बहुत आपत्ति है, क्योंकि ये रूट बहुत शॉर्ट होने जा रहा है।
और बिल्कुल नीचे नीचे पैरेलल है रामगंगा के, और इतने आसानी से नो डेंजर जोन। मतलब वहां पे आपको ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक मुझे लग रहा है कम से कम 10-12 डेंजर जोन तो है, वो कभी भी एक्टिव हो जाते हैं। इसमें कोई डेंजर जोन नहीं है, मतलब छोटे छोटे लैंड स्लाइडिंग वाले छोटे छोटे, तो वो टाइमली हट जाते हैं। जेबीसी लगातार लगी रहती है, आधे घंटे से ज्यादा देर तक गाड़ी मतलब रोड बंद नहीं होती यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि इसमें जनप्रतिनिधि की भी उनकी भी है, और हमारे जो एरिया वाइज हमारा जो सामूहिक नहीं है कि मान लीजिए हम कहें यार एक पार्टी का इधर भी है उधर भी है इधर भी है, लेकिन वो चीजें नहीं हो रही है यहाँ पे। और बाकी महान गलतियां हम लोग की हैं, जो हम ट्रेवल करते हैं वो कोई 2 लाइन लिखते नहीं है, 2 लाइन हमारी बातें नहीं पहुंचती हैं, तो वो पहुंची जाए तो वो उससे काफी कुछ। एक तो मेन बात है कि आपका डीजल पेट्रोल जो बचेगा, पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल में फॉरेन एक्सचेंज खर्च हो रहा है, इसको भी मतलब हाईलाइट किया जाए, और टाइम बचेगा, सब चीज एनीवे। और अब ये एक एरिया को देख करके वो कह रहे हैं कि इसको बहुत डिले करते जाओ डिले करते जाओ। अरे भाई क्या 80 साल स्वतंत्रता को होने वाले हैं, तो 80 साल के बाद ही खुलेगी ये, यानी 27 में तो फिर 80वां साल लग जाएगा आजादी का, यानी 1947 से करीब ये हो जाएगा 2027, बताइए। तो ये 80 साल जब हो जाएंगे तो तभी जाके खुलेगी। अब इस बारे में मुझे लग रहा है दोषी सभी हैं जो आवाज नहीं उठा रहे, जो भी गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई जाए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आम आदमी में चलने वाला हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चौखुटिया से दोराट और रानीखेत और हल्द्वानी जाने का जो जब से ये कैची धाम में जाम लगने स्टार्ट हुआ है, उनका भी सारा एरिया मैं यहाँ से देखता हूँ डेली कि इतनी टैक्सियां जा रही हैं, इतनी टैक्सियां जा रही हैं। तो उन टैक्सियों का एक आंकलन देख लीजिए, कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, कितना पेट्रोल बच सकता है, कितना टाइम बच सकता है, सभी चीजें बच सकती हैं। और मेडिकल सुविधाओं, खासतौर पे मेडिकल सुविधाओं के लिए दिल्ली हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी बहुत आसानी से। तो दूसरा और जी, जनता को भी तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए ना। और हमारे जैसे यूट्यूबर भाई लोग भी काफी है उत्तराखंड में, जो कि आए दिन कहीं ना कहीं की वीडियो बनाते रहते हैं, उनका भी इसमें हिस्सा होना चाहिए कि भी वो भी इस रोड के बारे में ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए, और ताकि सरकार तक ये बातें पहुंच सके। तो रावत जी, अब हम जरा अगले सवाल पर आ जाते हैं जी। कि रावत जी आप ये बताओ कि समाधान क्या है और काम कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, इस बारे में या तो एक ही है, यदि मान लीजिए ये इन्होंने टाइम दिया है 4 महीने का, 6 महीने का इसमें डामरीकरण का टाइम लगता है, चलो ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमने कंडीशन देखी है वहाँ की, मुझे तो नहीं लगता कि वो 6 महीने में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है, फिर बरसातों के बाद जमीन भी जो गीली होगी, है ना, कहीं पे टूट फूट होगी। क्या आपको लगता है कि मतलब ये 4 महीने में पूरी हो सकता है? ऐसा है, 4 महीने में पूरा तो इनको करना है, 4-6 महीने में जो भी जिस तरह से। दूसरी बात है कि आजकल टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ गया है, और एक बात जरूर है कि आपको विंटर आने से पहले पहले करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में जो तारकोल होता है वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो कुछ उसमें वो चीजें आ जाती है, वो वैज्ञानिक तरीका है। तो लोग बात कहते हैं कि जो इसको कोलतार को बिछाया ना जाए, डामरीकरण करना, वो उस समय ठीक नहीं होता। जब सर्दी पड़ जाती है, सर्दी का यहाँ पे दिसंबर का महीना है, तो नवंबर में भी काफी सर्दी होने लग जाती है। और काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी वहां पे ये देखना है कि एक तो ये जंगल का एरिया है, तो इस एरिया में शाम को अभी अंधेरा 7:30 बजे हो रहा है, बाद में धीरे धीरे नवंबर में और जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उनकी भी रक्षा करनी है, क्योंकि वहां पे टाइगर्स जोन भी हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो वो काम करने का एक जो ड्यूरेशन है वो टाइमिंग कम हो जाता है, सुबह ठंड हो जाती है, उससे भी 9 या 10 बजे कार्यक्रम काम स्टार्ट होता है। तो आजकल ही ये काम हो सकता है। तो आजकल जैसे आप पता चला कि आईएमडी डिपार्टमेंट से इनको पूछना चाहिए था कि आईएमडी डिपार्टमेंट ने बोला कि 10 दिन डिले हो गया है, अभी हो सकता है कितना और दिन भी डिले हो सकता है, मानसून की बारिश भी स्टार्ट नहीं हुई है।
तो इस कारण से इनको आईएमडी को कोऑर्डिनेट करते हुए, मतलब उनसे सहायता लेते हुए ये इसको काम स्टार्ट कर देना चाहिए था। इवन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो ये बिछा सकते थे, और ये टाइम इस समय अच्छा था। जब मानसून की बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लगता है कि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी भी बातें सही हैं कि भाई आप भी चिंता जो जाहिर कर रहे हैं वो बात भी सही है कि जहां ये 1.5 साल में नहीं हुआ, उसका समाधान ये कि है आप कोई आदमी या तो हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए। भाई आपको जो फाइनेंशियल ईयर है उसको क्लोज होना है 31 मार्च को, तो ये मान के चलिए कि और 29 अप्रैल से अगले साल, अभी तारीखों का निर्णय होता है अगले साल का, तो उस समय फिर यात्रा रूट स्टार्ट हो जाता है। तो उस यात्रा रूट से पहले तो शायद मुझे लग रहा है कि उम्मीद की जा रही है, हम 6 महीने कह रहे हैं तो हम यानी मार्च के महीने तक ये 45 करोड़ रुपया इसको खर्च करना है, और इसको डामरीकरण खर्च करने का मतलब है डामरीकरण करना है उसको, तो तब जाएगा, नहीं तो वो पैसा वापस जाएगा। रावत जी, यदि आपको सरकार और संबंधित विभाग को एक सुझाव देना हो तो आप क्या सुझाव देंगे ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये नेशनल हाईवे तो नहीं बनेगा, तो बाद में बनेगा, लेकिन इसकी सुबगाहट नेशनल हाईवे तक पहुंच गई है। तो अब नेशनल हाईवे इसके बारे में या तो इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको ये बोले कि ये काम पीडब्ल्यूडी के बस का नहीं है, तो और ये स्टेट हाईवे के बस का नहीं है, तो आप इसको नेशनल हाईवे इसको टेकअप कर मतलब इसको हैंडओवर ले ले, तो मुझे लग रहा है ये शायद जल्दी हो जाए। और मेरा एक सुझाव है कि सभी लोग इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और एनएच के गडकरी साहब हैं मिनिस्टर, वहां पे आप जितना ईमेल हो सकता है, जितना वीडियो बना करके आप भेज सकते हो, उतना अलग अलग तरीके से आप प्रस्तुत कीजिए। कोई यानी हेल्थ सेक्टर वाले हैं तो मरीजों की परेशानी है, और आजकल आपको मालूम है टाइगर से रिलेटेड और भालू से रिलेटेड बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, और इन अटैक से बचने के लिए मतलब किसी को कुछ हो गया तो उसको फटाफट ले जाना है, वो उसको नहीं तो आप पहले दोराट घुमाएंगे, फिर रानीखेत घुमाएंगे, फिर आपको उसको वो कैंची धाम के जाम में फंसेगा, फिर वो हल्द्वानी जाएगा, हल्द्वानी से फिर बरेली जाएगा, फिर दिल्ली पहुंचेगा। तो इससे बेटर है ये रूट जल्दी खुल जाता है, तो इमीडिएटली किसी को कुछ चकोटिया से कुछ होता है तो सीधा या चकोटिया या गैरसैंण से या उधर बागेश्वर से भी कुछ होता है, इमीडिएटली यहाँ से आकर के सीधा वो दिल्ली पहुंच सकता है, उसकी जान बच सकती है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है, टूरिज्म सेक्टर वाले तो कह ही रहे हैं कि भाई यहाँ और तीसरा ये हेमकुंड साहिब वाले जो यात्रीगण आते हैं इनके लिए, और बाकी हमारे जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाले यात्री हैं उसमें आप ये भी कह सकते हैं, ये जो कैमो और जेमो की जो बसें चल रही हैं उनको भी एक आवाज उठानी चाहिए कि हमको एक नया रूट मिले करके अति शीघ्र। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज एक न्यूज और भी आई है जरा सा हटके कि भाई रोडवेज को घाटा इसलिए हो रहा है कि टैक्सियां बहुत चल रही है, और टैक्सी वालों को वो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेगी, टोल से लेगी, उससे लेगी। तो मैं ये अब आपका सुझाव है कि कैसे जनता इस बारे में कैसे जागरूक हो, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लेके, एनएच को लेके और स्टेट गवर्नमेंट को लेके, तो मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी हो जाए। और कुछ यदि जाना चाहें तो कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई ये इतना डिले क्यों हो रहा है, किस तरह से, तो वहां से भी डायरेक्शन आती है। आजकल कोर्ट की डायरेक्शन को गवर्नमेंट मतलब एजेंसी मानती है, और मुझे लग रहा है जहां तक होप है कि ये शायद दिसंबर नहीं तो आप मार्च तक हो जाएगा काम, उम्मीद ये की जा रही है। दोस्तों, आज की चर्चा का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि जनता के सवालों को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना है। यदि धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और कार्य एजेंसी भी तय हो चुकी है, तो जनता यह जानने का अधिकार रखती है कि आखिर काम शुरू कब होगा, क्योंकि सड़क केवल सड़क नहीं होती बल्कि यह विकास का रास्ता भी होती है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपने भी इस सड़क की यही स्थिति देखी है? क्या आपको लगता है कि इस परियोजना की प्रगति की जानकारी नियमित रूप से जनता के सामने रखी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप उत्तराखंड
के ज़मीनी मुद्दों पर निष्पक्ष और सार्थक चर्चाएँ देखना चाहते हैं, तो उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रावत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के साथ अपनी बात साझा की और आप सभी दर्शकों का भी दिल से धन्यवाद। मैं हूँ ओम प्रकाश, फिर मिलेंगे उत्तराखंड के किसी नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।